students, welcome to Logica Education. I am Divya Sadhwani. So today we are going to start with multiple questions. Now, जब हम बात करते हैं multiple questions की, आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली आईपीसी के क्वेश्चंस की कि आईपीसी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. अभी हम बात कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की. सो द क्वेश्चन नंबर 1 बात करते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है ए इन गुड फेथ. अब जब भी हम आईपीसी की बात करते हैं, आईपीसी बात करता है क्रिमिनल इंटेंशन की. बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो नहीं भी बात करते हैं क्रिमिनल ऑफेंस की, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन पीनल कोड, बेसिकली जब भी टर्म्स आते हैं गुड फेथ, तो हमको अच्छे से देखना पड़ता है कि वो किस चीज के बारे में बात करते हैं. Now, A, in good faith, believing property belonging to Z to be A's own property, takes that property out of B's possession. A ने क्या किया, good faith में A को लगा जो प्रॉपर्टी Z की थी, प्रॉपर्टी किसकी थी, Z ओनर था, बट उसको लगा गुड फेथ में ए को लगा कि प्रॉपर्टी ओन प्रॉपर्टी है, ए की खुद की प्रॉपर्टी, और इसीलिए उसने क्या किया, टेक्स दैट प्रॉपर्टी आउट ऑफ द बीज पोजेशन, बी के पोजेशन से प्रॉपर्टी को ले लिया. अब ये कौन सा ऑफेंस कमिट होएगा. क्वेश्चन इज कि विच ऑफेंस इज कमिटेड इन दिस सिचुएशन. सो ए बोलता है ए इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट अंडर सेक्शन 378 आईपीसी. नाउ एज वी ऑल नो, सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी बात करता है थेफ्ट के बारे में. पर जब भी हम बात करते हैं थेफ्ट के बारे में, द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट इटसेल्फ स्टार्ट्स विद इफ डिसऑनेस्ट इंटेंशन. अब इधर क्या डिसऑनेस्ट इंटेंशन था ए का? नो, ए तो गुड फेथ में था, तो ये थेफ्ट कमिट नहीं होगा. A is not guilty of theft under section 378 IPC. So this will be the correct option. और ना ये क्रिमिनल ट्रेसपास है. क्रिमिनल ट्रेसपास मतलब किसी की प्रॉपर्टी को हम ट्रेसपास कर लेते हैं, चले जाते हैं बिना उसकी मर्जी से, तो हम किसी की पोजेशन में नहीं गए हैं. So C is not the correct option. So the correct option is option B. That is A is not guilty of theft under section 378 IPC. I hope आपको ये सेक्शन क्लियर हो रहा होगा बच्चों. Now, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है A picks up Z's pocket. A ने क्या किया, Z का पॉकेट पिक किया. Having posted several of his companions near him. इसने क्या किया, पिक करा Z के पॉकेट को और अपने बहुत सारे कंपेनियंस उसके आसपास लगा दिए थे, इन ऑर्डर दैट दे में रिस्ट्रेन Z, कि जब वो Z का पॉकेट पिक कर रहा होगा, मतलब जेब काट रहा होगा, तब वो Z को अगर Z परसीव करे या रेजिस्ट करे तो उसको रिस्ट्रेन कर पाए, अटेम्प्ट को कम कर पाए. और शुड अटेम्प्ट टू एप्रीहेंड ए, अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसको रोकेगा. तो क्या करा, ए ने क्या करा, जेड की पॉकेट लेने के लिए अपने कुछ दोस्तों को, कुछ कंपेनियंस को उसके पास लगा, ताकि अगर वो भागने की कोशिश करे, अगर वो रेजिस्ट करने की कोशिश करे, तो वो लोग जेड को रिस्ट्रेन कर सकें, रोक सकें वहीं पे. तो अब ये कौन सा ऑफेंस होगा. सो एज वी ऑल नो, अब ये थेफ्ट तो नहीं होगा, क्योंकि थेफ्ट तो जो होता है वो सामने वाले को पता नहीं होता है कि हम थेफ्ट कमिट कर रहे हैं, चोरी कमिट कर रहे हैं, बट उसको पता नहीं होता है, विदाउट द कंसेंट. अभी इधर बात हो रही है एक्सटॉर्शन की, क्योंकि एक्सटॉर्शन में क्या होता है, एक्सटॉर्शन में सामने वाले को पता होता है, हम उसको डेंजर में पुट करते हैं, फियर में पुट करते हैं, और उनको बोलते हैं कि आप अपनी चीज निकाल के दीजिए, यू शुड गिव द थिंग योरसेल्फ. तो ये क्या होता है, एक्सटॉर्शन होता है. नाउ इस केस में क्या है, देयर आर सेवरल अदर पर्संस आल्सो जो कि आपको रोक रहे हैं. तो 378 इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. 386 क्या बात करता है, एक्सटॉर्शन with putting the fear of death. अब क्या इधर डेथ का फियर पुट कर रहे थे, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. 378 से पहले तो थेफ्ट एक्सटॉर्शन आता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए इज कमिटेड ऑफेंस अंडर सेक्शन 382 ऑफ आईपीसी. अब 382 ऑफ आईपीसी किस बारे में बात करता है, थेफ्ट आफ्टर मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर कॉजिंग हर्ट और रिस्ट्रेन इन ऑर्डर टू कमिटिंग द थेफ्ट. थेफ्ट कमिट करने के लिए जब भी प्रिपरेशंस किए जाते हैं उस चीज को, ताकि पर्सन को रिस्ट्रेन कर सके या कुछ कर सके, उस चीज को बोलते हैं
3 स्ट्रेन करना. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 382. दिस इज नॉट एक्सटॉर्शन, क्योंकि एक्सटॉर्शन में तो सामने वाला खुद देता है, बट यहां तो ये पिक कर रहा है. सामने वाले को थोड़ी बोल रहा है कि आप दो हमको, ऐसा नहीं हो रहा है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है, ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये बैरेट से ही इलस्ट्रेशन लिया गया है. आप लोग को जो इलस्ट्रेशंस हैं बच्चों, वो बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए, क्योंकि आईपीसी में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत सारे इलस्ट्रेशंस बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं. सो नाउ ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लिबल कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव्स हिम मनी. अब देखो यहां बोल रहा है अनलेस जेड गिव्स हिम मनी, जेड खुद मनी देगा, और अगर जेड मनी नहीं देगा तो जो ए है वो पब्लिश कर देगा उसके अगेंस्ट एक डिफेमेटरी लिबल. सो ही इंड्यूसेस जेड टू गिव हिम द मनी. वो इंड्यूस कर रहा है उसको कि आप मनी दो. तो क्या है, ये क्लियर एग्जाम्पल है एक्सटॉर्शन का. और एक्सटॉर्शन कौन से सेक्शन में दिया गया है, 383 ऑफ आईपीसी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बच्चों ऑप्शन डी. नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 जो है डायरेक्ट सेक्शन क्वेश्चन है. इसको इंडेक्स क्वेश्चन भी कहा जाता है. इंडेक्स क्वेश्चन मतलब आपसे डायरेक्ट सेक्शन नंबर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द सेक्शन. नाउ सेलिंग एनी फूड और ड्रिंक नोइंग द सेम टू बी नॉक्शियस इज डेल्ट अंडर विच सेक्शन. जब हम कोई भी चीज, कोई भी फूड या ड्रिंक को सेल कर रहे हैं ये जानते हुए कि वो नॉक्शियस है, जहरीली है, तो उस ये कौन से सेक्शन में डील किया जाता है, ये डील किया जाता है सेक्शन 272 ऑफ आईपीसी में. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसीलिए हमको इसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है ए इंटेंडिंग, अब नाउ हियर इंटेंशन और नोइंग टू बी लाइकली परमानेंटली डिसफिगर जेड फेस. जेड के फेस को जानते हुए इंटेंशन के साथ जेड के फेस को डिसफिगर कर दिया. कैसे किया, गिव्स जेड अ ब्लो विच डज नॉट परमानेंटली डिसफिगर जेड्स फेस. बट उसने क्या किया, वो जानता था उसको डिसफिगर करना था, बट उसने उसको इस तरीके से मारा कि उसका जेड जो वो फिगर था परमानेंटली, फेस जो था वो डिसफिगर तो नहीं हुआ, हटा तो नहीं, बट जेड को 20 दिन से ज्यादा का बॉडीली पेन रहा. तो ये किस सेक्शन के अंदर डील किया जाएगा. सो बच्चों हर्ट तो बहुत सिंपल होता है. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ हर्ट, सिंपल हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट. ग्रीवियस हर्ट जो है सेक्शन 320 में दिया गया है. अब ये सारी जो चीजें हैं, परमानेंटली डिसफिगरिंग द फेस, कॉजिंग बॉडीली पेन फॉर 20 डेज, ये सारी चीजें ग्रीवियस हर्ट में हैं. बट जब ये चीजें आप इंटेंशन के साथ करते हो, नोइंगली करते हो, तो ये वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट हो जाता है. क्या हो जाता है, वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट. और ये कौन से सेक्शन में दिया है बच्चों, ये दिया है सेक्शन 322 में. आई होप आप सबको ये बहुत समझ आ रहा होगा क्लियरली. देयर इज नो कंफ्यूजन बच्चों. आप अच्छे से एग्जाम्पल रीड करोगे तो अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है व्हाट इज द ट्रू प्रोसीजर ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 121A. सबसे पहले अब हमको पता होना चाहिए 121A किस चीज को लेकर डील करता है. तो ये डील करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेके. अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि अरेस्ट विदाउट वारंट. यस, सो द ऑप्शन इज यस, ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है. अरेस्ट विदाउट वारंट. नाउ ऑफेंस इज नॉन बेलेबल. यस, इट इज नॉन कंपाउंडेबल. नॉन कंपाउंडेबल मतलब कि जब आप सामने वाली पार्टी के साथ मीडिएशन कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसको अपन बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस. तो क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कंपाउंडेबल ऑफेंस है, द ऑफेंस इज नो. तो ये नॉन कंपाउंडेबल है, नॉन बेलेबल है, इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. नाउ इट इज ऑल्सो ट्राइबल बाय सेशंस कोड. सो ऑल ऑफ दीज प्रोसीजर्स आर करेक्ट. देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ देम. Now moving towards question number 122.
122 क्या करता है, असेंशियल इंग्रेडिएंट्स बताओ 122 आईपीसी के। अब 122 आईपीसी किस चीज को लेकर डील करता है, पहले तो हमको ये समझना है। तो 122 आईपीसी बच्चों डील करता है कलेक्शन ऑफ आर्म्स एक्सेट्रा विद द इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब हम आर्म्स को कलेक्ट करते हैं या कोई एक्स्ट्रा अम्यूनिशन को कलेक्ट करते हैं ताकि हम वॉर लड़ सकें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, तो ये बात करता है सेक्शन 122। अब इसमें क्या क्या दिया है, कलेक्शन ऑफ मेन, आर्म्स, अम्यूनिशन। Is this the essential ingredient? Yes. Such collection etc. with the intention of waging war? Yes. Or being prepared to wage war? Yes. Participation of such accused in such collection etc. Accused का participation होना चाहिए collection करने में? Yes. Such war is waged against government of India? Yes. So all these are ingredients. ये सारे definition की बातें हैं, ये section 122 में clearly दी गई हैं, जो इधर आपको 1 2 3 4 के फॉर्म में बच्चों पूछी गई हैं, तो कंफ्यूज हमको नहीं होना है। So the correct option is D, 1 2 3 4 all of the above। ये सारी जो बातें हैं ये essential ingredients हैं waging war against the government of India, collection of arms। Now so moving towards question number 8, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इजी, बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लर्न होना चाहिए क्वेश्चन बाय हार्ट। द मैक्सिमम लिमिट फॉर सॉलिटरी कंफाइनमेंट इज 3 months। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, 3 months से ज्यादा का एक बार में आप सॉलिटरी कंफाइनमेंट नहीं दे सकते हो, 3 months के बाद आपको ब्रेक देना ही पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम का दे सकते हो आप, 3 months का। देयर इज नो कंफ्यूजन बच्चों, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ज्यादा डील नहीं करूंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न इट बाय हार्ट दैट इट इज 3 months। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, इंडेक्स क्वेश्चन है, जनरल एक्सेप्शंस कौन से चैप्टर में दिए हुए हैं, कौन से चैप्टर में दिए गए हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 4 डील करता है जनरल एक्सेप्शंस के साथ। आई होप आप सबको ये बातें बहुत क्लियर हो रही होंगी कि मैं किन चीजों के बारे में डील कर रही हूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ इज डेल्ट अंडर विच सेक्शन। नाउ जब भी हम शादीशुदा हैं और दूसरी बार शादी करते हैं तो वो क्या होती है, बाइगैमी। इज बाइगैमी परमिटेड इन इंडिया? द आंसर इज विथ रिस्पेक्ट टू मुस्लिम्स यस, बट इन जनरल नो, इट इज नॉट परमिटेड। तो बाइगैमी जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस भी बनता है, और ये कौन से सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 494 बात करता है पनिशमेंट फॉर बाइगैमी की, कि अगर आप मैरी करते हो, अगर आपके हस्बैंड जिंदा है और आप दोबारा शादी करते हो, या आपकी वाइफ जिंदा है आप दोबारा शादी करते हो, तो वो 494 आईपीसी में पनिशेबल ऑफेंस है। आई होप आप सबको ये सीरीज जो है बहुत अच्छे से समझ आई होगी बच्चों। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you so much बच्चों for listening carefully and patiently understanding this thing, very important. Thank you so much.